हेलो, गुड मॉर्निंग। आई एम डॉक्टर ममता वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज धौलपुर। कल के चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि मौसम और जलवायु के एलिमेंट क्या हैं, उनके तत्व क्या होते हैं। आज मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ा रही हूँ और ये बताने जा रही हूँ कि जलवायु या मौसम के नियंत्रक तत्व कौन कौन से होते हैं। कंट्रोल फैक्टर, वेदर एंड क्लाइमेट। तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि वायुमंडल एवं मौसमी दशाओं में परिवर्तन होता रहता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये परिवर्तन लगातार चलता रहता है और ये जो परिवर्तन होता है वो मौसम के तत्वों की मात्रा, तीव्रता, परिमाण, गहनता एवं उसके वितरण में अंतर के कारण होता है। ठीक इसी तरह से जलवायु या मौसम संबंधी दशाओं में भी परिवर्तन होते रहते हैं। ये जो परिवर्तन होते हैं वो तत्वों के, ये जो ऊपर वाले एलिमेंट हैं, इन तत्वों के स्थानिक और कालिक परिवर्तनों के कारण होता रहता है। इन तत्वों को हम इनके कारकों को नियंत्रक भी कह सकते हैं, क्योंकि सभी जगह की जो स्थिति होती है वो लगभग समान नहीं होती है। कहीं पर अक्षांशीय विस्तार कुछ अलग होता है, कहीं पर समुद्र तल से ऊंचाई कुछ अलग होती है। तो इस बेस पर कई ऐसे फैक्टर हैं जो जलवायु को नियंत्रित करने का काम करते हैं। उसमें सबसे पहला जो आता है आपका लैटीट्यूड है, जिसको हम अक्षांश बोलते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, स्थल और जल का वितरण। तीसरा आता है समुद्र तल से ऊंचाई। चौथा है प्रचलित पवनें एवं वायु राशियाँ, ओशन करंट, संवहन एवं वायुमंडलीय विक्षोभ और पर्वतीय अवरोध। ये ऐसे रीजन हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिटेल स्टडी करना चाहें तो हम सबसे पहले लैटीट्यूड को लेते हैं, अक्षांश को लेते हैं। अगर हम ग्लोब पर विश्व के मानचित्र को देखें तो सभी जगह का जो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो विस्तार होता है सबका अलग अलग होता है। और इनके अलग होने से क्या होता है कि जो सूर्य की किरणें हैं, हमारे अर्थ सरफेस पर जो सूर्यताप प्राप्त होता है वो सूर्यताप विशेषकर सौर्य किरणों के माध्यम से प्राप्त होता है। तो जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर बढ़ते चले जाते हैं, ये जो किरणें हैं वो सूर्य की तिरछी होती चली जा रही है। हम इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये हमारा अर्थ का पार्ट है और ये यहाँ पर इतनी मोटी वायुमंडलीय परत है। और अगर 0 डिग्री पर हम लें तो 0 डिग्री पर क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य की जो लोकेशन होती है बिल्कुल लंबवत होती है, सीधी होती है। तो 0 डिग्री से के आसपास का जो एरिया है, या हम इसको 10 डिग्री से कह सकते हैं, यहाँ पर सूर्य की किरणें हमेशा बरस सीधी पड़ती हैं या लंबवत पड़ती हैं। परिणाम क्या होता है कि यहाँ पर जो सूर्यताप आ रहा है वो बहुत तेज़ी के साथ हमारी अर्थ सरफेस पे आता है। दूसरी बात, ये जो सीधा आने के कारण आप यहाँ देख रहे हैं कि ये इसको वायुमंडल की जो मोटाई है, जो रेड कलर से मैंने दिखाई है, इसमें ये बहुत कम मोटाई वाला क्षेत्र, मतलब वायुमंडल की एक बहुत कम मोटी परत को उसको क्रॉस करना पड़ता है। परिणाम क्या होता है कि उतनी तेज़ी से ही वो हमारे अर्थ सरफेस को गर्म कर देता है। जबकि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते चले जाती हैं, ये सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी होती चली जाती है। यहाँ पर 23.5 डिग्री पर अपेक्षाकृत किरणों 0 डिग्री की अपेक्षा तिरछी हो जाती है। परिणाम क्या होता है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो वायुमंडल की मोटाई है उतनी ही उसको तिरछी हो जाने के कारण इससे ज़्यादा मोटाई को पार करना पड़ता है, क्योंकि उसको एरिया बहुत इसमें, और इस एरिया में उसको कई सारे वाटर वेपर हैं, धूल के कण हैं और क्या कहते हैं गैसेज हैं, ये सारे के सारे बहुत मात्रा में अवशोषित कर लेते हैं।
तो जितनी वायुमंडल की मोटाई बढ़ती जाएगी, जितनी मोटी परत को सूर्य की किरणों को पार करना पड़ेगा हमारी पृथ्वी सतह पर आने के लिए, उतना ही तापमान हमारा कम होता चला जाएगा। और जब तापमान कम होगा तो अर्थ सरफेस हमारी उतनी ही धीमी गति से गर्म होगी। तो 23.5 डिग्री पर आप ये कंपैरिजन करके देखिए कि यहाँ पर मोटी परत हो गई, जबकि आप और ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर ये इसका जो परत वाला भाग है वो काफ़ी मोटी परत हो जाती है 66.5 डिग्री पर। मतलब जैसे जैसे आप एक तो सीधी रेज जा रही है और दूसरी आपकी जो तिरछी रेज जा रही है, तो इसमें आप देखिए कि इसको एक बहुत कम लंबा रास्ता इसको तय करना पड़ेगा सौर्य किरणों को, और जैसे जैसे ये तिरछी होती चली जाएंगी उसको बहुत लंबे रास्ते को क्रॉस करना पड़ेगा। परिणाम क्या होगा कि हमारी सतह पर तापमान उतना ही कम पहुंच पाता है। तो इस प्रकार ये जो लेटीट्यूड है वो हमारी जलवायु को नियंत्रित करने का एक बहुत बड़ा रीजन है, एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा अगर हम देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, तो ये भी बहुत कुछ मात्रा में डिपेंड करता है कि हमारी अर्थ सरफेस पर स्थल और जल का क्या वितरण है। और अधिकांशतः अगर हम पूरे मानचित्र को देखें तो यहाँ आप देख रहे हो कि कॉन्टिनेंटल स्थल ये भाग बहुत कम दिखाई दे रहा है, उसकी तुलना में चारों तरफ ये जलीय भाग है। और जलीय भाग की ये विशेषता होती है कि वो अपेक्षाकृत बहुत देर से गर्म होता है और उतनी ही देर से ठंडा भी होता है। लेकिन जलीय स्थल की जो वो होती है, क्वालिटीज होती है, वो बहुत जल्दी शीघ्रता से स्थल भाग गर्म हो जाता है और उतनी ही शीघ्रता से ये ठंडा भी हो जाता है। और यही कारण है कि ये जो हमारे भी जितने भी समुद्र तटीय भाग हैं, इन भागों की जलवायु सम रहती है, जबकि जो हमारे आंतरिक भाग हैं, जितना भी महाद्वीप जो समुद्रों से नहीं घिरा हुआ है, वो भाग हमारा विषम जलवायु वाला होता है। इसका कारण अगर हम देखें तो इसका कारण कई सारे कारण हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहला अगर हम कारण लें तो यहाँ पर सूर्य की जो किरणें हैं वो जलीय भाग में काफ़ी गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं, और जितनी गहराई तक प्रवेश करती हैं वो उतनी ही अधिक मात्रा में वहाँ पर ताप की प्राप्ति होती है और वो अधिक जलीय भाग को गर्म करने का काम करती हैं। जबकि इसके विपरीत हम स्थलीय भाग को देखें तो यहाँ पर सूर्य की किरणें जो जाती हैं हमारी अर्थ सरफेस पर, वो बहुत कम गहराई तक प्रवेश कर पाती हैं। परिणाम क्या होता है कि सूर्य ताप उतना ही कम उसको मिल पाता है। नेक्स्ट अगर इसका दूसरा रीज़न अगर हम देखें तो दूसरा रीज़न क्या है इसका, कि इसमें जो बाष्पीकरण की जो मात्रा होती है जलीय भाग में, वो बाष्पीकरण बहुत अधिक होता है, और अधिक बाष्पीकरण होने के कारण टेम्परेचर उतना ही अधिक यहाँ पर सूर्य ताप का उतना खर्च हो जाता है। जबकि स्थलीय भाग में बाष्पीकरण की मात्रा बहुत कम होती है, क्योंकि जलीय भाग होता नहीं है, जितना भी हमारी अर्थ सरफेस पर जो मॉइस्चर होता है वो ही जाकर के वाटर वेपर में बदल जाता है। तो यहाँ सूर्यताप की मात्रा कम खर्च हो पाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्थल भागों में सूर्य की किरणें कम गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं, जिससे ऊपरी भाग ही गर्म होता है और वो शीघ्रता से ठंडा हो जाता है। जबकि समुद्र तल में किरणें अधिक गहराई में प्रवेश कर जाती हैं, इसलिए समुद्र तल की एक मोटी परत को ठंडा करने में, गर्म करने में पहले उसको देर लगेगी सौर्य किरणों को, और उतनी ही देर में वो ठंडी हो पाएंगे। परिणाम क्या होता है कि टेम्परेचर यहाँ पर अपेक्षाकृत हाई रहता है, जो हमारे जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक होता है। नेक्स्ट अगर हम रीजन देखें तो उसका रीजन ये भी होता है कि जब ये भाग जलीय भाग ठंडा होता है तो ऊपर का जो नीचे का जो पृष्ठीय भाग होता है वो ऊपर आ जाता है और नीचे का ऊपर का भाग नीचे चला जाता है। परिणाम क्या होता है कि जो गर्म परत है, जल की गर्म परत है, वो क्या कहते हैं, नीचे के भाग को दोनों के मिक्सअप होने से उसको गर्म करने में सहयोग प्रदान करती है। तो ये दोनों ही परतों को ठंडा करने में इसको काफ़ी लंबे समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। तीसरा अगर हम रीजन देखें तो इसका ये है कि जलीय भागों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। मतलब यहाँ पर लहरों के माध्यम से जो जलीय भाग है, जो गर्म भाग है, उसका इधर उधर चारों तरफ फैलता रहता है,
जबकि स्थलीय भाग में क्या होता है कि जो ऊष्मा होती है वो ऊष्मा एक ही जगह केंद्रित रहती है, उसका स्थानांतरण नहीं होता है। परिणाम क्या होता है कि इसमें बहुत कम भाग को उसको ठंडा करना पड़ता है, तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है और ये उतने ही देर से ठंडा हो पाता है। नेक्स्ट अगर रीजन है तो इसका है कि सागर जल में वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होती है, मैंने आपको बताया था। और जब वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होगी तो वहाँ पर सूर्य का अधिकांश ताप उसको खर्च करने में लग जाता है। तो जितना भी इसका जलीय भाग होगा वो जलीय भाग हमारी जलवायु के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जबकि ये महाद्वीपों के जो आंतरिक भाग है वो उतना ही उसको जलवायु को कम करने के लिए भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से मिला करके ये जलवायु को नियंत्रित करने लगते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा है अल्टीट्यूड, या इसको हम कह सकते हैं समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई भी हमारे जलवायु को, क्लाइमेट को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करती है। इसका कारण कि ये जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर की ओर बढ़ते चले जाते हैं, हमारा जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर घटता चला जाता है। लेकिन ये टेम्परेचर घटने की जो क्रिया होती है वो एक लिमिट तक होती है, एक सीमा तक होती है, बाद में पुनः टेम्परेचर का बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ ये माउंटेन रीजन है, ये प्लेटो रीजन है और ये प्लेन रीजन है और ये समुद्र तली है। तो जैसे जैसे हाइट कम होती चली जाएगी तापमान भी बढ़ता चला जाएगा। परिणाम क्या होता है कि ये जो माउंटेन एरिया है, आपने देखा होगा कि हमेशा हिली एरिया पे बर्फ़ जमी रहती है। उसका कारण यही होता है क्योंकि हमारी सतह से ऊपर की जो वायु होती है वो ऊंचाई वायु हल्की होती चली जाती है और हल्की होने के कारण ऊपर की जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं ऊपर की वायु हल्की होती जाती है। ऊपर के वायुदाब के कारण नीचे की वायु ऊपर की वायु से अधिक घनी होती है और धरातल के निकट की वायु का तापमान, यहाँ पे धरातल के निकट जो वायु है और इस वायु के तापमान में अंतर हो जाता है। इसका तापमान कम हो जाता है, इसका तापमान अधिक हो जाता है। परिणाम क्या होता है कि टेम्परेचर, इन क्षेत्रों का जो टेम्परेचर है वो अधिक हो जाता है और यहाँ का टेम्परेचर कम हो जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं हाई टेम्परेचर एरिया है। यहाँ पर सी लेवल पे जैसा हम मैदानों से भी नीचे चले जाएंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर और अधिक बढ़ जाएगा। तो एक तो टेम्परेचर बढ़ने का कारण हमारा वायु वाला भी है और दूसरा टेम्परेचर का बढ़ने के कारण मैंने यहाँ भी दिखाया था कि यहाँ पर सूर्य ताप के कारण ये जल की जो ठंडे होने की जो गति होती है वो बहुत धीमी होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमेशा हाई टेम्परेचर रहता है। तो माउंटेन एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो प्लेटो एरिया के टेम्परेचर से कम होता है और प्लेटो एरिया का जो टेम्परेचर होता है वो प्लेन एरिया के टेम्परेचर से कम होता है। और सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर वाला एरिया जो होता है वो सी लेवल का होता है। तो इस तरीके से अल्टीट्यूड भी या समुद्र तल से ऊंचाई भी हमारे जलवायु को प्रभावित करने में भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा तीसरा जो रीजन, चौथा जो रीजन है वो है हमारा प्रिवेलिंग विंड्स एंड एयर मास। ये हवाएं और एयर मास किस तरीके से जलवायु को प्रभावित करती हैं। आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे मैंने ये डायग्राम जो दिखाया है इसमें ये 0 डिग्री अक्षांश है और यहाँ 30 डिग्री नॉर्थ और ये 66 डिग्री नॉर्थ है। और इसके साउथ में हम चले जाएंगे तो ये 30 डिग्री साउथ हो गया और 66 डिग्री साउथ हो गया। ये हमारा नॉर्थ पोल हो जाता है और ये हमारा साउथ पोल हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ से जो आपका 0 डिग्री है वो 0 डिग्री को हम इंटर कन्वर्जेंस एरिया के नाम से जानते हैं, जिसको ITC जोन भी कह सकते हैं।
इस जोन में क्या होता है कि टेम्परेचर हमेशा हाई होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो रेड से मैंने दिखाया हाई टेम्परेचर और यहाँ हाई टेम्परेचर होता है। होता क्या है कि जैसे जैसे ऊपर की ओर जा रहे हैं हम, टेम्परेचर हमारा घटता चला जा रहा है और यहाँ पर जो पोलर सेल जो है, यहाँ पर जो हवाएं चल रही हैं जिनको हम पछुआ हवाएं कहते हैं, ये हवाएं आप देख रहे हो कि ये साउथ की ओर चल रही, दक्षिण की ओर, मतलब उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर हवाएं ये अधिक तापमान की ओर बढ़ती चली जा रही हैं। इसका कारण ये होता है। और यहाँ से आप देख रहे हो कि यहाँ से जो हवाएं चल रही हैं, आपका मध्य अक्षांशीय जो क्षेत्र है, यहाँ से हवाएं ऊपर की ओर चल रही। परिणाम क्या हो रहा है कि ये हवाएं चलने से यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का जो तापमान है वो कंट्रोल हो जाता है। यहाँ पर जो न्यून तापमान था वो यहाँ की मध्य अक्षांशीय या उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से जो हवाएं चल रही हैं, जिसको हम व्यापारिक हवाएं बोलते हैं, ये हवाएं यहाँ के टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती हैं। जबकि जब ये हवाएं नीचे की ओर चलती हैं तो ये इस क्षेत्र के तापमान को घटाने का प्रयास करती हैं। तो उत्तरी ध्रुव से चलने वाली हवाएं और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों से चलने वाली हवाएं जब एक दूसरे से टकराती हैं तो एक दूसरे क्षेत्र के तापमान को कंट्रोल करती हैं। परिणाम क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो जाता है। तो वायु राशियाँ बहुत अधिक मात्रा में हमारे टेम्परेचर को, हमारी जलवायु को कंट्रोल करती हैं। यहाँ मैंने ये दिखाया है कि ये पूरी की पूरी आपकी पोलर सेल है, इसको हम मिड लैटिट्यूड सेल के नाम से जानते हैं, और ये हेडली सेल है, और ये जो है वो आईटीसी जोन है। इसी तरीके से आप हवाओं के चलने के कारण, हवाओं की प्रवाह दिशा के कारण टेम्परेचर में बहुत कम और वृद्धि होती रहती है, तापमान में अंतर आता रहता है, और जब तापमान में अंतर आएगा तो निश्चित ही और हमारा जलवायु फैक्टर प्रभावित होगा। नेक्स्ट आता है हमारा ओशन करंट। देखिए, जिस तरीके से मैंने ये बताया कि वायु राशियाँ हमारे जलवायु के तापमान को कंट्रोल करती हैं, जलवायु को नियंत्रित करती हैं, ठीक यही भूमिका ओशन करंट की भी होती है। क्योंकि ओशन करंट जो समुद्री धाराएं भी होती हैं वो भी चलायमान होती हैं, वो स्थिर नहीं होती हैं, वो भी गतिशील होती हैं। यहाँ पर मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि यहाँ पर ठंडी जलधाराएं भी प्रवाहित हो रही हैं और गर्म जलधाराएं भी प्रवाहित हो रही हैं। आप यहाँ पर रेड से जो देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गल्फ स्ट्रीम की जो धारा जा रही है, ये आपकी अटलांटिक महासागर से, ये उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से ये यूरोप की तरफ बढ़ती चली जा रही है। तो ये गल्फ स्ट्रीम की जो धारा है, ये चूँकि इसका तापमान अधिक, जहाँ भी जाकर के कनेक्ट होगी, जिस क्षेत्र में प्रवाहित होगी, नेचुरली उस क्षेत्र का तापमान बढ़ाएगी। तो यही कारण है कि जो उत्तरी अमेरिका का जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, इस तटीय क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। जबकि आप यहाँ देख रहे हो कि इसका पश्चिमी तटीय जो भाग है, यहाँ पर कैलिफोर्निया की धारा प्रवाहित हो रही है। कैलिफोर्निया की धारा एक ठंडी धारा है। तो परिणाम क्या करेगी कि ये पूरे पश्चिमी तटीय क्षेत्र को ठंडा करने का काम करती है, उसका टेम्परेचर घटा देती है। परिणाम के स्वरूप यहाँ की जलवायु ठंडी जलवायु हो जाती है, शीत जलवायु में बदल जाती है। यहाँ पर भी ये आपकी पीरो की, हम बोल्ट की जलधारा है, जिसको हम पीरो की जलधारा भी कहते हैं, ये अभी एक ठंडी जलधारा है, और ये जलधारा भी यहाँ के दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तटीय क्षेत्रों के टेम्परेचर को कम कर देती है। अगर अल नीनो की धारा इनके, और लेकिन ये जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ एल नीनो की धारा है और यहाँ पर हमबोल्ट या पीरो की धारा है, जब ये दोनों धाराएं आपस में कनेक्ट होती हैं तो यहाँ का जल जब प्रवाहित होता है तो ये इस एरिया का जो एल नीनो की धारा इस क्षेत्र के तापमान को, जल के तापमान को बढ़ा देती है। तो इसी तरीके से अगर हम और आगे जाने का प्रयास करें तो यहाँ पर भी आपकी क्यूरोशिबो की जो धारा है वो पूर्वी तटीय एशिया के पूर्वी तटीय भाग के तापमान को बढ़ा देती है। तो कहने का मतलब ये है कि
ये जलधाराएं ठीक उसी तरह से जलवायु को इफ़ेक्ट करती हैं जिस तरह से हमारी वायु राशियाँ इफ़ेक्ट करती हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो एक्चुअल में जो क्षेत्र ठंडा क्षेत्र है उस क्षेत्र का तापमान जब अधिक तापमान वाले क्षेत्र से जलधाराओं के माध्यम से कनेक्ट होता है तो टेम्परेचर में उतार चढ़ाव होता रहता है।